यूरोप पर युद्ध की भीषण मार, बत्ती गुल, विंटर में हाहाकार। जी हां, ये क्या हो रहा है, आइए आपको खबरों के जरिए बताते हैं। पेरिस से बड़ी खबर है। पेरिस में मैक्रों सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। महंगाई, पेंशन, सुधार की मांग पर वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये पेरिस की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर महंगाई और पेंशन सुधार की मांग पर वहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पेरिस के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। प्रोटेस्टर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बढ़ती महंगाई, एनर्जी क्राइसिस से परेशान हैं फ्रांस के लोग। तो प्रोटेस्टर्स ने, यानी विरोध करने वालों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और ये बढ़ती महंगाई और एनर्जी क्राइसिस से परेशान है। तो ये सब कहीं ना कहीं इस वॉर से जुड़ा हुआ है। देखिए, फ्रांस जो कि यूरोप के सबसे बड़े मुल्कों में से है, वहां पर कैसे लोग सड़क पर उतर के आए हैं। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहां पर महंगाई के खिलाफ, एनर्जी क्राइसिस के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है मैक्रों सरकार के खिलाफ। आइए अब आपको कुछ और खबरें और कुछ यूरोप के दूसरे देशों से दिखाते हैं। यूक्रेन वॉर से यूरोपीय देशों में एनर्जी क्राइसिस बढ़ गई है। सर्दियों में घरों को गर्म करने में भारी दिक्कत आ रही है यूरोप में लोगों को। 4 में से 1 यानी 25% यूरोपियन घरों में एनर्जी की भारी किल्लत है। ये एक सर्वे के मुताबिक से निकलकर सामने आया है। सर्दियों में घरों को गर्म करने में बहुत दिक्कत हो रही है और यूरोप में इस वक्त माइनस में टेम्परेचर है। यूरोपियन देश ग्रीस में एनर्जी का सबसे ज्यादा संकट इस वक्त पैदा हो गया है। आइए 3 तस्वीरें 3 खबरों के साथ ये बताने के लिए कि इस वॉर की वजह से कैसे यूरोप एनर्जी क्राइसिस के एक बुरे दौर से गुजर रहा है, आपको दिखाते हैं। महंगाई की वजह से, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो वहां पर फ्यूल के प्राइसेस हैं, गैसेस के प्राइसेस हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई, पेंशन सुधार, एनर्जी क्राइसिस इस किस तरह से लोगों को सड़क पर ले आया, ये देखिए कैसे यहां पेरिस में प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए, और यूक्रेन वॉर से यूरोपीय देशों में एनर्जी क्राइसिस कैसे बढ़ा है। कैसे एक सर्वे कहता है कि 25% घरों के पास गर्म करने के लिए उनके पास गैस नहीं है उनको, और इस भीषण ठंड में बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ रहा है, खासकर ग्रीस को। वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आइए जरा आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर कहां पर क्या हालात हैं यूरोप में। ग्रीस की बात करें, 56% आबादी एनर्जी क्राइसिस से प्रभावित है। साइप्रस की बात करें, 37% आबादी वहां पर प्रभावित है इस एनर्जी क्राइसिस से। पुर्तगाल की बात करें 35%, आयरलैंड की बात करें 35%, बुल्गारिया की बात करें 35%, फ्रांस 34%। इतनी बड़ी आबादी इन देशों की इस एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है। फिनलैंड थोड़ा कम, लेकिन यहां भी असर दिख रहा है। हंगरी, यूक्रेन से बिल्कुल सटा हुआ देश, यहां भी 15% यहां पर दिख रहा है एनर्जी क्राइसिस का असर। ऑस्ट्रिया में 15% आबादी इस ऊर्जा के संकट से प्रभावित है। डेनमार्क में 15% आबादी ऊर्जा संकट से प्रभावित है। और यहां पर क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, तो इनको ज्यादा गैस चाहिए, ज्यादा फ्यूल चाहिए अपने घरों को गर्म करने के लिए। पूरा यूरोप लगभग 1/4 आबादी यानी 25% आबादी पर इसका असर है। अगर इनको घरों में तब्दील करें तो करीब 10 करोड़ घर ऐसे होते हैं जहां इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का असर देखने को मिल रहा है। मैं एक बार फिर से आऊंगा आपके पास अचल सर, मुझे ये बताइए, ये एनर्जी क्राइसिस हम सब ने सोचा था और वो उसी तरफ दिख रहा है, लेकिन क्या हम ये माने कि अगर ये विंटर यूरोप सरवाइव कर गया, असर क्या, ये तो हम दिखा रहे हैं, कुछ देशों में ज्यादा, कुछ देशों में कम, लेकिन अगर ये विंटर अगर सरवाइव कर गया ये यूरोप, तो क्या रूस की जो नेगोशिएशन पावर है उस पर असर पड़ेगा? गौरव, भी इस पे डिपेंड करेगा ना। इस अगर मान लीजिए ये विंटर सरवाइव भी कर गया, अगर यूरोप को इसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिली, जो रशिया से सप्लाईज आती थी, जो उस पर डिपेंडेंस थी रशिया के ऊपर, अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला तो अगली विंटर में और मुसीबत आ जाएगी। एनर्जी क्राइसिस इस युद्ध का एक फॉल आउट है, जैसा कि हम जानते हैं इसके बहुत से दूसरे फॉल आउट हुए हैं। अभी तो हम फूड क्राइसिस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, यूरोप में बहुत से ऐसे जानकार हैं जो इस बात को मानते हैं कि खुद यूरोप इस बात के लिए जिम्मेवार है कि उसने अपने लोगों के लिए ये मुसीबत खड़ी कर दी है। अमेरिका के पीछे पड़ के, अमेरिका के कहने पे सैंक्शंस लगा देना बिना सोचे समझे कि इसका असर कितना होगा। उनके पास ऑप्शन और क्या था? उनके पास क्या ऑप्शन था? सैंक्शंस लगाना, उन्हें समझना चाहिए कि हर बात पे वो अमेरिका को वीटो नहीं कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट को सामने रख के अमेरिका पर दबाव डालिए कि सैंक्शंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए, यूनिलैटरल सैंक्शंस। और आपने देखा है कि इन सैंक्शंस के चलते हुए
कोई रशिया पे ज्यादा असर नहीं पड़ा है। रशिया को अल्टरनेटिव सप्लाई जो अल्टरनेटिव सोर्सेस मिल गई है जो उनसे खरीदने वाली है, चाइना खास तौर से। इन्होंने सोचा कि कितने नहीं, तब तो कितने फिर पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल है और वो है इंडिया। जिस तरह से उसने इस वॉर को बैलेंस किया है और पूरे दुनिया भर को बैलेंस किया है, एक तरफ यूरोप और अमेरिका को बैलेंस किया जनरल कटोच, दूसरी तरफ रशिया को भी साथ लेकर चले, अपने दोस्त को नहीं छोड़ा है। क्या ये माने कि दुनिया के सामने इंडिया ने एक एग्जाम्पल बताया है कि अपनी पॉलिसी अपने इंटरेस्ट पे बनाओ, ना कि किसी दूसरे के कहने पर। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई प्लेटफॉर्म्स पर यह कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। और देखिए गौरव, जहां तक भारत की विदेश नीति रही है वो बिल्कुल सही रही है और एक मिसाल है किस प्रकार से ये, क्योंकि लोग जहां पर अमेरिका और वेस्ट यूरोप की बात है वो ये चाहते थे दिखाना कि ये पूरा वर्ल्ड वॉर चल रहा है, लेकिन हमने तो साफ उनको बता दिया है कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये एक लोकल वॉर यूरोप के बीच में है, ये आपकी लड़ाई है और इसको आपने समाप्त करना है। तो ये मैसेजिंग उनके ऊपर चली गई है। जहां तक यूरोप का सवाल है, ये लड़ाई उनको कभी भी शुरू कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि गलतियां जो है वो यूरोप की तरफ से हुई है, अमेरिका की तरफ से हुई है और नेटो की तरफ से हुई है। अगर वो इस प्रकार से रूस के ऊपर दबाव नहीं डालते तो ये इस प्रकार की हरकत होती नहीं। तो हर एक देश जो है वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। ठीक बात। और मुझे लगता है कि अभी अगर इनको शांति पे लाना चाहिए, लाना है, तो जिस प्रकार से भारत ने कहा है दोनों तरफ सीज फायर होना चाहिए और अल्टीमेटली जो फैसला होगा, जो लाइन अभी हासिल हुई है उसी लाइन के ऊपर ही फैसला हो सकता है। देखते हैं जो लाइंस हासिल हुई हैं इन पर क्या कुछ आएगा, कुछ इस पे अब अमेरिका और यूरोप को ये समझ में आएगा कि कैसे ये वॉर उनके घर तक पहुंच रही है, उनका नुकसान कर रही है और अब उनको कम से कम इसमें अब यूक्रेन को समझाना चाहिए। उधर रशिया के जो हितैषी हैं, रशिया के दोस्त हैं, वो उसको समझाएं कि अब ये वॉर खत्म करो वरना दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। देखते हैं आप जो लोग कह रहे हैं वो कहां पर निकल कर सामने आता है।